आप ठीक ही कह रहे हैं। आप तो वैसे तो इसके पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई दुनिया भर में, हमने लोगों को भेजा यहाँ से और माननीय प्रधानमंत्री के खासकर नेतृत्व में उनके आदेश से करीब 50-60 लोगों को बाहर भेजा गया, अलग अलग पार्टी के लोगों को भेजा गया। यहाँ भी माना कि ममता जी से भी नहीं पूछा था, पहले किसी और का नाम रिकमेंड किया था, बाद में खैर अभिषेक बनर्जी जी गए यहाँ से। उसी तरह से आपने थरूर साहब को भेजा। थरूर बहुत काबिल आदमी है, थरूर बहुत विद्वान आदमी है। थरूर के वो इंटेलेक्चुअल, मैं तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानता हूँ उसका। हैंडसम मैन विथ हैंडसम डीड्स है वो, अच्छा है, बढ़िया है, भेजा, अच्छा किया। लेकिन अगर उनको आप उनके नेतृत्व से पूछ के भेजते तो बड़ा अच्छा होता उस वक्त भी। आपने बाद में आपने बैलेंस करने, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, आप लोगों ने बातें उठाई, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया अच्छा ठीक है मनीष तिवारी को भेज। मनीष तिवारी बहुत काबिल आदमी है, बहुत लर्नेड आदमी, भेज दिया आपने। उस तरह से आपने ओवैसी जी को भेजा, अच्छा किया, बढ़िया किया। हमारे मित्र हैं और सरदार जी हैं आलूवालिया साहब, तो उनको भी आपने भेजा, अच्छा किया, वो भी बहुत लर्नेड आदमी, बढ़िया लोग हैं ये लोग। ऐसे आपने बहुत सारे पार्टीज के बहुत लोगों को भेजा था। तो उसी तरह से अगर आपने शशि थरूर हमारे मित्र हैं, फ्रेंड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बढ़िया आदमी, उनको हैंडसम मैन विथ हैंडसम डीड्स कहता हूँ, अगर उनको आपने इस बार बुलाया डिनर में या मीटिंग में, तो इन राहुल गांधी जी से पूछ के 2-4 और लोगों को बुलाया होता, राहुल गांधी जी को बुला लिया होता, खरगे साहब को बुला लिया होता, तो आपकी और शान बढ़ती। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको मित्र के नाते कह रहा हूँ, दोस्त के नाते कह रहा हूँ, इससे आपकी इज्जत और बढ़ती, सारे माहौल में 4 चांद लग जाता अगर इनको बुलाया होता। तो वैसे आपने थरूर को बुलाया, ठीक किया, अच्छा किया। और थरूर काबिल तो है, पर ये नहीं कहूँगा कि सबसे काबिल तो है थरूर ही है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको बुलाते, और खासकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तो जरूर बुलाना चाहिए था। देखिए, मैं तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाला आदमी हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि ऐसी कोई बात ना करूँ या ऐसे किसी बात को बढ़ावा ना दूँ जिससे कि कम्युनल हार्मनी में या सांप्रदायिक सद्भावना जो हमारे यहाँ बना हुआ है, खासकर इस वक्त आप मुझसे आसनसोल में बात कर रहे हैं, और आसनसोल की तो हर चीज़ मुझे पसंद है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ख़ास पसंद है वो एक यहाँ का नारा है, और नारा था लिखा हुआ, सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर। ये भाईचारे का शहर है, यहाँ पे सर्वधर्म समभाव चलता है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मज़हब के लोग, हर प्रांत के लोग, भिन्न भिन्न जाति और जात के लोग यहाँ रहते हैं। और ये आसनसोल जो हमारा बंगाल जो है, खासकर यहाँ पे आपने देखा होगा कि सही मायनों में कॉस्मोपॉलिटन है। कोई ऐसा प्रांत नहीं है या कोई ऐसा शहर नहीं है देश का जो यहाँ न बसता हो, न रहता हो, न व्यवसाय करता हो, व्यापार करता, सब करते हैं लोग। तो यहाँ पे इस तरह की बातें अभी जो सामने आ रही हैं, दरअसल ये धार्मिक मुद्दा नहीं, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ पार्टीज के लोग, और ख़ासकर हमारी वो पार्टी जो इन बातों को करने के लिए, इन बातों को बढ़ावा देने के लिए बहुत मानी जाती है, जानी जाती है, ऐसी हरकत करते रहती है। और उसके बाद मुद्दों पे बात करने को कुछ नहीं है। बेरोजगारी पे बात कर नहीं सकते हैं, रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है, डॉलर इतना भारी हो चुका है, उस पर बोलने को है नहीं। किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, उस पर कुछ कहने को है नहीं, किया नहीं आज तक। डीजल पेट्रोल की महंगाई आसमान को छू रही है दाम, उस पर कहने को है नहीं। तो एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, एक बहुत बढ़िया मुद्दा इनके पास है, जब चाहो उछाल दो। कई जगह उसमें कामयाब होते भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कामयाब नहीं होते, लेकिन वो है डिटेंशन सेंटर, हिंदू मुसलमान, ये मज़हब, धर्म की बात करना, भड़काना, उकसाना। मुझे लगता है यहाँ भी ऐसा ही कुछ किया गया है, वरना अचानक इतने सालों बाद सब कुछ अभी जब स्थिर हो गया है, ठीक हो गया है, देश के कितने प्रांत हैं,
किसी प्रांत में कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। और यहाँ बंगाल में इस वक्त इस बात का उभारना, इस बात को उभारना, और वो भी चुनाव की घड़ी में, और वो भी ममता जी के खिलाफ मैंने ऐसा महसूस कराना। ममता जी जो बहुत लोकप्रिय है, बहुत शक्तिशाली हैं, ममता बनर्जी से ज़्यादा इस वक्त कोई हार्ड वर्किंग, पॉपुलर, ममतामयी, आयरन लेडी और सबको स्वीकार कोई नेता नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने बड़ी कोशिश की है कि ममता जी को किसी तरह से मात दी जाए। यहाँ पे अगर आपको याद हो, बहुत पहले उन्होंने दीदी का जो ड्रामा शुरू किया था, इतना अजीब और गजब का था वो कि लोगों ने जम के मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को। उसके बाद उसका हर नतीजा देखते जाइए। अब उसके बाद देखिए, आसनसोल में जब उपचुनाव हुआ था, पूरे देश में एक ही उपचुनाव था, यहाँ एक ऑब्जर्वर के बदले 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर डाल दिए गए थे एक उपचुनाव में। कौन सी एजेंसी सरकार की उस वक्त यहाँ नहीं लगी पड़ी थी। उसके बावजूद मैं यानी ममता जी के नेतृत्व में हमारी जो जीत हुई तृणमूल कांग्रेस की और आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा की, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत हुई थी। एक सबक मिला भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, तमाम लोगों को। उसके बाद इन्होंने संदेश खाली में काम करना शुरू किया, कितना बदनाम करने की कोशिश की संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस को और ममता जी को। क्या नतीजा हुआ? नतीजा इलेक्शन में बहुत बुरी तरह जीत ही गए तृणमूल कांग्रेस, हम लोग सबकी जीत हुई। लेकिन जिस कैंडिडेट के नाम पे ये किया गया था, उस कैंडिडेट की बहुत बुरी तरह हार हुई और सारा वीडियो से मामला एक्सपोज कर दिया हमारे अपने अभिषेक बैनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। सारा मामला खुल गया था। यानी सही मायने में वो फिर मुंह के बल गिरे वो लोग। उसके बाद हर तरफ अभी पूरा फोर्स, बिहार में जैसे चुनाव हुआ, बिहार में जैसी उनकी जीत हुई है या जीत कराई गई है या जीत हासिल की गई है। आज ही आपने देखा होगा एडीआर ने हाई कोर्ट में कहा है कि 5 लाख वोटों से ज्यादा का घपला हुआ है बिहार में। आप लोग को पता है 65 लाख वोट्स के हेरा फेरी, कई लोग मरे, कई लोग मृत थे, कई लोग एब्सेंट थे, कई लोगों की डबल वोटिंग हुई है, 3 बार वोटिंग हुई है, 4 बार वोटिंग हुई है। कैसा लोगों का कहना है कि लोग बाहर से भेजे गए हैं वोटर्स, हरियाणा से, पंजाब से, कहाँ से नहीं भेजे गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो उस मामले में अब कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज अभी हमारे मित्र ही वहाँ पे, नीतीश कुमार वहाँ पर मुख्यमंत्री हुए हैं और हम तो वहाँ चुनाव लड़ भी नहीं रहे थे तृणमूल कांग्रेस। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलने का क्या फायदा है वहाँ की बात करने का अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सारा क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कैसे कैसे होते। अब दुनिया को लगता है कि अगर बंगाल जीत गई भारतीय जनता पार्टी, अगर, जो लगता है शायद नामुमकिन है, अगर जीत गई भारतीय जनता पार्टी, तब तो इनको श्रेय मिलेगा। शायद वोट चोरी का इल्जाम जिन पे लगता है, वोट चोरी का जबरदस्त इल्जाम जो लगा है इनके ऊपर, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन बंगाल अगर जीतेंगे तो बंगाल के लिए सारे घोड़े छोड़ दिए गए। जितना बिहार में नहीं किया गया, गली गली में उनके नेता थे, गली गली में उनके ऑब्जर्वर थे, गली गली में उनके अपने लोग थे, कार्यकर्ता, नेता, मंत्रीगण, बिहार में, पटना में। अब सारा वो है, वहां से भी और बाकी जगह से बुला कर बंगाल भेजा जा रहा, बंगाल लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं ये बहुत डिस्परेशन की, बौखलाहट की इंतहा है। और उसी प्रक्रिया में जो आपने सवाल पूछा, अभी फिर से मंदिर मस्जिद की, तथाकथित मंदिर मस्जिद की जो बात हो रही है, और खासकर आज के दिन 6 दिसंबर को जिसको सद्भावना दिवस करके बहुत जगह मनाया जाता है, और सही मामलों में सद्भावना होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। उस दिन ये घोषणा करना और ये कोशिश करना और लोगों को इतनी हुजूम को या भीड़ को लाना,
आप ये बाबरी मस्जिद कहते, बाबरी मस्जिद का अभी कलकत्ता में, बंगाल में, पूरे देश पे छोड़ के इलेक्शन की घड़ी में इसका शुभारंभ या शुरुआत करना, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल दाव है या पॉलिटिकल डिस्परेशन है कुछ लोगों का। और उसमें बगैर पॉलिटिकल पार्टी के, जिस पार्टी का हमने जिक्र किया, उस पार्टी के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता है। इसके अंदर एक दूर की कौड़ी लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आप सब मानेंगे कि ममता जी की लोकप्रियता है, ममता जी की योजनाएं हैं। पूरे देश में आज ममता जी की योजनाएं चल रही हैं, पूरे देश में। जो शुरुआत यहाँ से हुई, ममता जी ने इन पंक्तियों को सार्थक किया है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आज बंगाल जो सोचता है, कल उसी लाइन पे पूरा देश चलता है, देश की राजनीतिक पार्टियां चलती हैं। ये स्वास्थ्य साथी, ये आयुष्मान भारत जो आया, वो कहाँ था पहले? स्वास्थ्य साथी बंगाल में था। ये लड़कियों को स्कॉलरशिप देना, वृद्धाओं को पेंशन देना, ये खाने पीने की सहूलियत, ये, और सबसे बड़ी बात, ये बीजेपी की, मैं समझता हूं हमारे दोस्तों की एक बौखलाहट का बहुत बड़ा नतीजा है कि पार्लियामेंट तक में मान लिया है कि बंगाल का उन्होंने 1,90,000 करोड़ से ज्यादा रोका हुआ है। गरीबों का पैसा, विकास का पैसा, डेवलपमेंट का पैसा, विकसित भारत का नारा देते हैं, और बंगाल के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है। किसानों का पैसा, मनरेगा का पैसा, ये पैसा रोका हुआ है सेंटर ने। अब इलेक्शन की घड़ी आ गई है, अब वो बहाना करेंगे। बिहार में तो 10-10 हजार रुपये और कितने पैसे उन्होंने दिए जब घोषणा कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। यहाँ बहाना करेंगे, हालांकि हम पार्लियामेंट में मान चुके हैं कि 1,90,000 करोड़ है हमारा करीब बाकी। अभी यहाँ आके कहेंगे कि तो इलेक्शन की घड़ी है, कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ कैसे? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी यहाँ पे जहाँ सूट करता है वहां तो चला दिया, कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ते हुए तेलंगाना में नहीं करने दिया आपने, दूसरे जगह नहीं करने दिया, लेकिन बिहार में करने दिया आपने। चलो, अब यहाँ पे कहेंगे कोड ऑफ कंडक्ट है, पैसा देना नहीं उनको, ऐसा लगता है, तो अब ये बहाना होगा कोड ऑफ कंडक्ट है, लग जाएगा, टालते जाओ और दूसरे मुद्दे निकालते जाओ। वो दूसरे मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए निकालने से पहले हम कहना चाहेंगे केंद्र को, बंगाल का जो पैसा बकाया है, जो गरीबों का पैसा है, किसानों का पैसा है, हैव नॉट्स का पैसा है, उनका पैसा वापस करो। साडा हक इत्थे रख, यहाँ हमारा हक है, हमें दो, और इसे फालतू की बातें मत करो, ये ध्यान भटकाने की बातें मत करो, ये चलेगा नहीं। पहले भी आप मुंह की गिर चुके हो, मुंह के बल गिरे हो पहले भी ऐसे हथकंडे आजमाने के बाद, और इस बार जो आप कर रहे हो, मैं नहीं समझता हूँ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और सर्वधर्म समभाव के लिए ये ठीक होगा इस वक्त खासकर। और मैं कहूँगा कि यहाँ भी आपको जनता बहुत करारा जवाब देगी, ममता जी के समर्थन में, ममता बनर्जी के समर्थन में, और भारतीय जनता पार्टी के इन नीतियों के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में पहले कभी भी शिलान्यास हो रहा है, इसको उछालकर भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में पोलराइजेशन करेगी। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। आज तक कभी बंगाल में पोलराइजेशन नहीं हुआ। इसके पहले ये तो नहीं कि पहली बार आज चलिए, आज जो आप कह रहे हैं उसके नाम पे कुछ कोशिश होगी, ये हो रही है, लेकिन इसके पहले बहुत कोशिशें हुई हैं। हमारे एक पिछली बारी चुनाव में यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 27-28% लोग जो हमारे मुस्लिम समाज के, मुस्लिम परिवार के लोग हैं यहाँ पे, और उनकी बहुत जबरदस्त आस्था है, विश्वास है, यकीन है ममता जी में। आपने देखा होगा पिछली बार हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही लर्नेड आदमी हैं, बहुत ही पढ़े लिखे काबिल आदमी, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, ओवैसी साहब। अब ओवैसी साहब आए थे यहाँ पे और बड़ी कोशिशें की थी, लेकिन कहीं और चला हो उनका, लेकिन बंगाल में नहीं चला।
बंगाल में हमारा मुस्लिम समाज जो है, हमारा मुस्लिम परिवार जो है, उसने अपनी एकता को बरकरार रखी और ममता जी के समर्थन में हमेशा साथ रहे और साथ देते रहे। ममता जी भी उनका विशेष ख्याल रखती हैं सबका। अच्छी बात है, क्यों नहीं। हम अपने माइनॉरिटीज़ का, अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका ख्याल रखेंगे। इसलिए ये सब दाव जो है, ये कार्ड जो है, यकीन मानिए ये कार्ड बंगाल में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को अब मुद्दों से भटकाने के लिए ये पुराने हथकंडे अब लेकर सामने नहीं आना चाहिए। अब बातें करनी चाहिए मुद्दों पे, उसूलों पे। अभी आप जैसा पहले आप कह रहे थे कि अभी पुतिन साहब आए यहाँ पे। पुतिन साहब बहुत अच्छे इंसान है मेरा ख्याल है, हालांकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। हमारा लोकतंत्र है, रशिया में लोकतंत्र नहीं है। बाकी उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि पुतिन साहब का भारत में आना भारत के लोगों के लिए और खासकर आर्थिक उन्नति के लिए, और जिस तरह से कुछ डील हुआ है और डील समझौता हुआ है, करीब करीब $100 बिलियन की बातें कर रहे हैं। 2030 तक या 40 तक या 50 तक जब भी कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है। भारत की जनता के साथ अच्छा लगा, लेकिन एक दो चीजें साथ साथ इसके देखे आप यहाँ पे। ये डील हुआ है, इससे भारत की जनता को फायदा होगा। शायद तेल के मामले में, पेट्रोल डीजल के मामले में, सारे मामलों में कहीं महंगाई बढ़ेगी तो नहीं, कहीं ये है। इस सारा डील जो हुआ है और जितनी अच्छी दोस्ती है, और इस पे जिस तरह से अमेरिका ने साथ दिया है, अमेरिका के साथ हमारा जो दोस्ती के बाद थोड़ा तनाव देखा गया है, टैरिफ 50% हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका हम पे नज़र रखे हुए हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ हो रही हैं, कहीं इसका किसी तरह से हमें खामियाजा तो नहीं चुकाना पड़ेगा। और ये करके तो उसको एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, हम समझते हैं। मैं फॉरेन पॉलिसी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दो चीज़ें और। इतनी बड़ी बात हुई, और ख़ासकर जितना इसका प्रचार और प्रसार किया गया, ये कोई चीज़ होती है। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे गोदी मीडिया भी हैं, कुछ मतलब जो गोदी मीडिया मोदी मीडिया हो गए हैं। वो G20 पे एकदम प्रधानमंत्री जी आए तो G20 जो है ऐसा लगा कि बहुत बड़ा नायाब चीज़ हो गया हो। वो तो रोटेशन से चलता है, अध्यक्ष बदलते रहते हैं। G20 के अध्यक्ष तो पहले यशवंत सिन्हा जी भी रह चुके हैं, जब वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो भी रह चुके हैं। जो रोटेशन से होता है, हर बार चेंज होता है। उस बात को इतनी बड़ी बात करके दिखाई, उसका नतीजा क्या निकला। उसी तरह से अभी जब आए हैं, इतनी बड़ी बात हुई यहाँ पे, उसका इतना प्रचार प्रसार किया गया, एक तरफ स्वागत करते हैं। पुतिन साहब की हम सब इज्जत करते हैं, हैंडसम आदमी है, स्मार्ट आदमी है, प्रोग्रेसिव आदमी है, सब कुछ है। हालांकि हमारी कामना है, दुआ है कि युद्ध में शांति हो, यूक्रेन से ख़त्म हो, पूरा विश्व में शांति हो चारों तरफ, ताकि हम सब और तरक्की कर सकें, सब मिलजुल के वसुदेव कुटुंबकम वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से हम आगे चलें और बढ़ाएं दुनिया को। लेकिन अभी इस घड़ी में वो आए हैं, आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी बात हुई और बहुत सारे हेडलाइंस जो हैं, और ख़ासकर गोदी मोदी मीडिया ही नहीं बल्कि सारे मीडिया में, ज़्यादातर अखबारों ने इस वक्त हेडलाइन जो दिया है वो दिया है आपको हमारे जो संकट आया है एयरलाइंस पे, एयरलाइंस के संकट का, उसके हिसाब से, उसकी वजह से जो हमारे पब्लिक को, पैसेंजर्स को जो अफरा तफरी मची है, उनके अंदर जो हालत ख़राब हुई है, इसका ज़्यादा असर दिखा मीडिया में, जितना ज़्यादा उसका मैंने पब्लिसिटी कहें, एंटी पब्लिसिटी कहें, बहुत ज़्यादा हुआ है। एक तरफ टाइमिंग ये हुई, इस पे भी गौर करना चाहिए था। ये बाकी किसी एयरलाइंस के साथ नहीं हुई। हालांकि मैं इनके जो कोई भी कुछ कहे, मेरी अपनी है, मैं उसको मानता हूँ। ये आदमी जो एयरलाइंस का जो मिनिस्टर है यहाँ पे, राम नायडू,
मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे ही इज अ वर्दी सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर। यारा नायडू हमारे मित्र थे, उनका बेटा इज डूइंग क्वाइट वेल, इज इंटेलिजेंट शार्प मैन। अभी सारा दोष उन पर डालना, चाहे किसी पे अब डालना, अभी ये इंक्वायरी का विषय है। लेकिन इतना जरूर लगता है बाकी किसी एयरलाइन के साथ क्यों नहीं हुआ। इंडिगो तो बड़ी अच्छी एयरलाइंस है, उसके मैं परसों उसी से आया हूँ, दुर्गापुर। आज जो मैं आसनसोल में आपके सामने बैठा हुआ हूँ, दुर्गापुर आया हूँ। क्रू मेंबर्स इतने अच्छे हैं, वहाँ फ्लाइंग इतनी अच्छी है, इतना स्मूथ था सब कुछ। ऑन टाइम परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है उसका। 65% करीब उसका स्काई शेयर है वहाँ पे। और अगर एयर इंडिया के साथ मिला दे तो 90% ज़्यादा स्काई शेयर है इन लोगों का। उसके बाद ये सिर्फ इंडिगो के साथ क्यों हुआ और किस टाइम पे हुआ, ऐसा कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? ये डीजीसीए का जो नया आदेश आया और आदेश वापस लिया गया, फिर आदेश लिया गया, फिर कहा उस आदेश को कैंसिल किया गया। ये रोस्टर का क्या हुआ? रोस्टर को कौन देख रहा था? कैसे बनना? बहुत सारी बातें, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस पर बात करेंगे। उस पर बात इसलिए नहीं करेंगे कि लोग ऑलरेडी बहुत दुखी हैं और बहुत लोग बातें कर रहे हैं उस पर। मैं एविएशन एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि टाइमिंग देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि जितना आपने अभी पाया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, विकसित भारत के मामले में, डेवलपमेंट के बारे में, आर्थिक उन्नति के मामले में, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कितनी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। अरे क्या हो जाता अगर इसमें, मैं समझता हूँ और 4 चांद लग जाते अगर इस मीटिंग में या इस डिनर में जो पुतिन साहब के साथ जो हुई, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दोस्त भी हैं, पूरे सोसाइटी के दोस्त हैं, फ्रेंड ऑफ द नेशन है, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी है, माननीय नरेंद्र मोदी। ये अगर उनको बुला लेते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को या खड़गे साहब को, तो क्या हो जाता है? मैं समझता हूँ 4 चांद लगते। ये कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का दोनों पक्ष बहुत बड़ा स्तंभ है। और एक चीज और कह दूं लोगों के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को इसलिए नहीं कि राहुल गांधी हैं या खड़गे साहब हैं राज्यसभा में। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? आपके हमारे रूलिंग पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। वो तो सिर्फ करीब 30, 32, 35% लोगों के समर्थन से है, मगर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो 70%, 65% लोगों से ज्यादा, 70% लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुमत प्रधान होगा, सर्वत्र न्याय होगा। आप बहुमत के प्रतीक को नहीं बुला रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन का कैबिनेट रैंक होता है और बहुतों की नजरों में प्रधानमंत्री के बाद शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा बलवान आप लीडर ऑफ अपोजिशन को ही मानते हैं। और लोकतंत्र के दोनों बहुत मजबूत स्तंभ हैं। दोनों लीडर ऑफ द अपोजिशन, अपना राहुल गांधी या हमारे खड़गे साहब, इनको नहीं बुलाना। बुला लेते मैंने कहा और 4 चांद लग जाता। लेकिन अभी फिलहाल ये डिप्लोमेसी का मामला है, भारत से लोग आए, बाहर से लोग आए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कामना है मेरी कि सब कुछ और अच्छा होता तो बहुत ही अच्छा होता। राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, खड़गे जी को नहीं बुलाया गया।